बच्चों, ये वीडियो नंदिनी रैपिड रीडर यानी चैप्टर नंबर 10 आचार्य विनोबा भावे से मैंने शॉर्ट्स केवल नोट्स तैयार किए हैं, जो कि मैं अक्सर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप कमेंट करना और शेयर जितना हो सके कर देना। बहुत प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों से। आप लोग वाकई काबिले तारीफ़ हो। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और जिनको मैं नहीं पढ़ाती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब बच्चों मेरे लिए एक जैसे हैं। सबके लिए मेरे दिल में बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। सबको अच्छे अंक मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और आप सोच सकते हो मैम लाइक के लिए करती है। लाइक मिले न मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, लेकिन लाइक शेयर कर देने से मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है। तो पहला ही प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। जब मैं ऐसे पढ़ देने से क्या होता है कि आप मोबाइल को अगर सिराने के नीचे भी रखते हो तो सुन के भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। नींद अगर आ रही हो तो मोबाइल को सिराने रख कर भी आप सुनकर भी परीक्षा दे सकते हो। भूदान आंदोलन का अर्थ है भूमि का दान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गगोड़ा नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम विनायक नरहरि भावे था। विनोबा जी की बचपन से ही धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों के कट्टर विरोधी थे। इनके पिता श्री नरहरि शंभूराव भावे बड़ौदा राज्य में टेक्सटाइल इंजीनियर थे। इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। वे अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। आचार्य विनोबा भावे का बाल्यकाल गांव में अपने पितामह श्री शंभूराव, पिता का नाम देखो क्या है, नरहरि शंभूराव, और दादाजी का नाम है शंभूराव, श्री शंभूराव भावे के संरक्षण में ही व्यतीत हुआ था। विनोबा जी ने 25 मार्च 1916 को इंटरमीडिएट परीक्षा दी थी। इनका आकर्षण महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम की ओर हुआ। आकर्षण का कारण था कि आश्रम में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान दिया गया था। महात्मा गांधी ने विनोबा जी के व्यक्तित्व की परीक्षा करके कहा था, विनोबा उस पवित्र आत्मा के समान है जिसे कुछ सीखा जा सकता है। उनके संबंध में गांधी जी आगे कहते हैं कि विनोबा आश्रम के स्तंभों में से एक है, यानी पिलर में से एक है। वे उन लोगों में से नहीं है जो आश्रम में आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं, बल्कि वे तो उसे उपकृत करने के लिए आते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन कुछ देने आए हैं। सन 1920 में वर्धा आश्रम का पूर्ण संचालन कार्य विनोबा जी के हाथों में आ गया। 1921 के बाद वर्धा ही उनका कार्य क्षेत्र बन गया। सन 1923 में वे महाराष्ट्र धर्म नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। महाराष्ट्र धर्म उनकी पत्रिका का नाम था। नागपुर झंडा सत्याग्रह में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। जेल में 2 साल के समय के दौरान उन्होंने भगवत गीता के मराठी अनुवाद मीताई को पूरा किया। याद रखना, भगवत गीता का मराठी अनुवाद मीताई। 1932 में महात्मा गांधी जी के वर्धा आने पर कन्या आश्रम खोला गया, जिसका संचालन भी विनोबा जी के हाथों में ही था। सन 1951 में तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट द्वारा चलाए गए आंदोलन के प्रत्युत्तर में, यानी उत्तर में, श्री विनोबा जी ने इस क्षेत्र की पद यात्रा की तथा भूदान आंदोलन का आरंभ किया। तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1951 में। सन 1960 में चंबल यमुना के डाकूग्रस्त क्षेत्र में डाकू का आत्मसमर्पण कराया। तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके जीवन की। 1975 में गोवध यानी गौ की हत्या के विरोध में, गोवध यानी गायों की हत्या के विरोध में आमरण अनशन किया था कि खाना पीना सब छोड़ दिया था। सरकार के आश्वासन पर ही व्रत तोड़ा। गांधी जी के अतिरिक्त विनोबा जी संत ज्ञानेश्वर और शंकर से भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि शंकर, ज्ञानेश्वर तथा गांधी जी ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। शंकर यानी शंकराचार्य। श्री विनोबा जी कहते हैं कि मैं श्री शंकराचार्य का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुद्धि का आधार तथा वेदांत की पृष्ठभूमि प्रदान की। विनोबा जी आगे कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो महाकाव्य लिखा बहुत ही उज्ज्वल है। इस महाकाव्य ने मेरे जीवन में उत्साह तथा भावनाएं भरी है। विनोबा जी आध्यात्मिक संत थे। ईश्वर में उनकी अटूट श्रद्धा थे। उन्होंने अपनी पुस्तक रैंडम रिफ्लेक्शन में लिखा था। तो विनोबा जी की पुस्तक का नाम है रैंडम रिफ्लेक्शन। में लिखा था कि मेरा ईश्वर अटूट विश्वास है। मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास है। ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने वाली अनुभूति में भ्रम नहीं होता, यानी कोई डाउट नहीं होता। विनोबा जी धार्मिक सहिष्णुता के आचरण पर अत्यधिक जोर देते थे, इसलिए वह मंदिर, मस्जिद तथा चर्च को समान प्यार करते थे।
आचार्य विनोबा भावे जी की मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। जमाना था कि मनुष्य का नैतिक व्यवहार से अभिष्ट, उनका मानना था, ये जमाना नहीं, उनका मानना था कि मनुष्य का नैतिक व्यवहार से अभिष्ट लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है। आचार्य विनोबा भावे जी गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप ही सर्वोदय समाज की रचना करना चाहते थे। सर्वोदय मन सबका भला हो, अर्थात ऐसा समाज जहाँ सबके लिए उन्नति के अवसर हो। वे शिक्षा पर भी किसी प्रकार के सरकारी नियंत्रण को नर्सरी करते हुए उन्होंने बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया। वे शिक्षा पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण को निंदा करते हुए, ये नर्सरी नहीं होगा, निंदा होगा, उन्हें बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया। बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एडुकेशन। वास्तव में विनोबा जी अपने भूदान, संपत्ति दान तथा ग्राम दान आंदोलन के द्वारा समाज में ऐसी क्रांति लाने में सफल हैं जिसे नैतिक क्रांति की संज्ञा देना उचित है। चंबल के घाटी के डाकुओं पर विनोबा जी ने मनोवैज्ञानिक क्रांति की। ये कोई कम मूल्यवान दिन नहीं है। उन्होंने डाकुओं को बागी जीवन समाप्त करने की प्रेरणा दी। दलित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए भी उनके द्वारा किए हुए कार्य अनुकरणीय हैं। वे अपने जीवन के अंतिम समय में पवनार आश्रम में रहने लगे तथा वहीं से मैत्री पत्रिका निकालते थे। इसी आश्रम में सन 1982 को उनका निधन हुआ। सन 1958 में उन्हें मैक्सेस पुरस्कार तथा 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1958 में उन्हें मैक्सेस पुरस्कार तथा 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके विषय में लिखा था, विनोबा भावे ने अपने आप को जनता का सेवक सिद्ध किया। उनका लक्ष्य आत्मा की गहराई को प्राप्त करना है। वस्तुतः विनोबा जी महात्मा गांधी के सच्चे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। तो महात्मा गांधी के सच्चे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो श्री आचार्य विनोबा भावे जी थे। गांधीवाद का प्रचार व प्रसार उनका अभिष्ट लक्ष्य था, यानी यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। तो इतना करके मैं समाप्त करती हूँ। आप अपनी ड्यूटी पूरा कीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार मिला है और मिले, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ, ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े, मैं अच्छी तरह से और भी काफ़ी अच्छी तरह से आपकी मदद कर सकूँ। बाय, टेक केयर।